मेरी किराने की दुकान पर रोज़ एक लड़की आती, खामोशी से खाने का डिब्बा काउंटर पर रखती और कहती, मम्मा ने बेचा है, पापा को दे आओ। मैं समझता रहा शायद इसके वाले दुनिया में नहीं रहे, इसीलिए माँ बेटी किसी को पापा कहकर दिल बहला लेती होंगी। एक दिन हिम्मत करके मैं उसके पीछे गया। गली के आखिर में एक औरत खड़ी थी। जब मेरी नज़र उस औरत के ऊपर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो औरत हो मेरी 5 साल पहले फौतशुदा। मेरी किराने की दुकान मोहल्ले के कोने पर है। सुबह फजर के बाद शटर उठाता तो गली में अभी आधी नींद होती है। दूध वाले की साइकिल की घंटी, नान बाई के तनूर की खुशबू, चंद जल्दी उठने वाले लोगों की आहट जो मस्जिद की तरफ नमाज के लिए जाते थे। मेरी ज़िंदगी पिछले 5 साल से इसी मामूल में बंद है। दुकान खोलना, सामान सजाना, ग्राहकों से बात करना, शाम को हिसाब लगाना और रात को तन्हा कमरे में लौट जाना। इस तन्हाई के साथ मैंने समझौता कर लिया था, मगर दिल के कोने में एक खला हमेशा बाकी रहा। जिंदगी बेरंग थी, बस यादों के सहारे जी रहा था। और ये खला मेरी बीवी की वजह से मेरी ज़िंदगी में आया था। 5 साल पहले मेरी बीवी अचानक बीमार हो गई। उसे बहुत तेज़ बुखार हो गया। चूँकि वो हामला थी, इस वजह से ज़्यादा मसला बन गया। उसे हाई डोज नहीं दिया जा रहा था, कहीं बच्चे को नुकसान ना पहुँचे। और इस दौरान उसकी डिलीवरी का वक्त भी आ गया और पेचीदगियाँ बढ़ गईं। डॉक्टर्स उसे नहीं बचा सके। डिलीवरी से पहले ही वो दुनिया से रुखसत हो गई। मुझे शदीद सदमा लगा। मेरी बीवी और मेरा बच्चा दोनों मुझे छोड़कर चले गए थे। अभी तो हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आनी थी, मगर न जाने हमारी खुशियों को किसकी नज़र लग गई कि मेरी दुनिया ही उजड़ गई। मैंने उसे अपने हाथों से कब्र में उतारा था। उस दिन के बाद मैं जैसे अंदर से खाली हो गया। लोग कहते रहे कि वक्त सब कुछ ठीक कर देता है, मगर वक्त सिर्फ आदत डाल देता है, कमी पूरी नहीं करता। मैंने खुद को दुकान में झोंक दिया ताकि सोचने का मौका ना मिले। तकरीबन 6 माह पहले एक अजीब सा मामूल शुरू हुआ। रोज़ दोपहर के करीब एक छोटी सी लड़की मेरी दुकान पर आती। उम्र 8 या 9 साल होगी। बाल हमेशा दो चोटियां बने हुए, सादा सा फिराक पहने होती। उसकी आंखों में संजीदगी होती थी जो उसकी उम्र के बच्चों में कम होती है। वो खामोशी से स्टील का डिब्बा काउंटर पर रखती और धीरे से कहती, मम्मा ने भेजा है, पापा को दे आओ। पहले दिन मैं चौंका था। मैंने इधर उधर देखा कि शायद किसी को देना हो, मगर वो सीधा मेरी तरफ देख रही थी। मैंने पूछा, बेटा बेटा किसको देना है? उसने कहा, आपको। ऐसा कहते ही भाग कर चली गई। मैं काफ़ी देर तक डिब्बे को देखता रहा। आखिर मैंने इसे खोला। अंदर सादा सा खाना था, 2 रोटियां, सब्जी और अचार। मैं हैरान था कि ये क्या मामला है। मैंने सोचा शायद किसी ने गलती से भेज दिया हो, मगर अगले दिन वो फिर आई। वही और वही जुमला दोहराया, मम्मा ने भेजा है, पापा को दे आओ। मैंने उससे नाम पूछा। उसने कहा, आयशा, और फिर चली गई। मैंने मज़ीद सवाल करना चाहा, मगर वो हर बार जल्दी में होती। न ज़्यादा बात करती, न मुस्कुराती, बस डिब्बा देती और वापस मुड़ जाती। चंद दिन बाद मैंने हिम्मत करके डिब्बा वापस करने की कोशिश की। मैंने कहा, बेटा आपकी मम्मा ये खाना किसके लिए भेजती हैं जो आप मुझे देकर जाती हो? बेटा मैं तो आपको नहीं जानता, लगता है आप गलती से मुझे देकर जाती हैं। उसने सादगी से जवाब दिया, मम्मा कहती हैं पापा को दोपहर का खाना वक्त पर मिलना चाहिए। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में अजीब सा दर्द उठा। मैंने समझा शायद उसके वालिद फौत हो चुके हैं और माँ बेटी किसी को पापा कहकर दिल बहला रही हैं। हो सकता है वो औरत ज़हनी सदमे में हो, या फिर बच्ची को बहलाने के लिए ऐसा कह रही हो। मगर एक बात मुझे परेशान करती थी। लड़की की आंखों में कोई उलझन नहीं थी। वो यकीन से कहती थी कि ये उसके पापा हैं। मैं कई बार सोचता कि उसकी माँ से जाकर बात करूं, मगर फिर खुद को रोक लेता। एक तो वो ग्राहकों के आने का वक्त होता था, मैं दुकान को ऐसे नहीं छोड़ सकता था। वक्त गुजरता गया। मैं रोज़ वो डिब्बा वसूल करता, खाना खाता और शाम को खाली डिब्बा रख देता ताकि अगले दिन वो ले जाए। अब लाशऊरी तौर पर मुझे भी इस बच्ची का और खाने का इंतज़ार रहने लगा था। मुझे मानना पड़ेगा कि इस खाने में एक घरेलू मोहब्बत का जायका होता था। खाना सादा होता था, मगर दिल और लगन से पका हुआ होता। मैं कई बार सोचता कि आखिर कौन है जो मेरी फ़िक्र कर रहा है। एक दिन बारिश हो रही थी। गली कीचड़ से भर गई थी। मैंने सोचा आज शायद वो नहीं आएगी, मगर ठीक दोपहर को वो भीगती हुई दुकान में दाखिल हुई। उसके कपड़े गीले थे, हाथ में वही डिब्बा। उसने डिब्बा रखा और मुस्कुरा कर कहा, मम्मा ने कहा बारिश हो या धूप, पापा को खाना ज़रूर देना है। उसकी मुस्कुराहट ने मेरे दिल में हलचल मचा दी। मैंने उसे फ़ौरन अंदर बिठाया, तौलिया दिया और काउंटर पर रखे इलेक्ट्रिक केटल में चाय बनाकर उस बच्ची को दी। क्योंकि मैं चाय पीने का बहुत शौकीन था, इसलिए चाय बनाने का इंतज़ाम दुकान पर ही कर रखा था। वो पहली बार कुछ देर रुकी। मैंने आहिस्ता से पूछा, बेटा तुम्हारे पापा कहाँ पर हैं? उसने सादा अंदाज में कहा, यहाँ तो है, और मेरी तरफ इशारा किया। मेरे हाथ से कप गिरने लगा। मैंने खुद को संभाला और उससे पूछा, पहले कहाँ होते थे? उसने कहा, मम्मा कहती हैं पापा को कुछ लोग हमसे दूर ले गए थे, मगर वो वापस आ गए हैं। उसके अल्फाज मेरे जहन में गूंजने लगे। कुछ लोग दूर ले गए थे। मैंने उस दिन फैसला किया कि अब सच जानना ज़रूरी है।
आखिर उस बच्ची की माँ कौन है और मुझे कैसे जान दिया? क्योंकि मेरे लिए खाना भेज दिया। अगले दिन जब वो आई तो मैंने दुकान अपने शागिर्द के हवाले की और खामोशी से उसके पीछे चल पड़ा। वो गली के आखिर तक गई। वहाँ पर एक पुराना सा मकान था। दरवाजे के करीब एक औरत खड़ी थी, दुपट्टे से सर ढके, जैसे किसी का इंतज़ार करी हो। आयशा उसके पास गई, उसका हाथ पकड़ लिया। मैं चंद कदम दूर रुका रहा। फिर जैसे ही उस औरत ने सर उठाया, मेरी सांस रुक गई। दुनिया जैसे एक लम्हे को ठहर गई। वो तो मेरी बीवी थी। वही चेहरा, वही आंखें, वही माथे की लकीर, बस थोड़ी कमज़ोर हो गई थी। मेरे कदम लड़खड़ा के मैंने दीवार का सहारा लिया। 5 साल पहले जिसे मैंने दफनाया था, वो मेरे सामने जिंदा खड़ी थी। उसने भी मुझे देख लिया था। उसकी आंखों में आंसू भर आए। आयशा हैरान होकर हमें देखने लगी। मेरे होंठों से बमुश्किल निकला, तुम सानिया हो ना? लेकिन तुम तो। मैंने जानबूझकर जुमला अधूरा छोड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने आयशा को अपने पीछे की और आहिस्ता से कहा, मैं जानती थी एक दिन तुम आओगे। मेरा दिमाग कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने कहा, अंदर आ जाओ, बैठ के बात करते हैं। मैं उसके साथ अंदर किया। उसने अपनी बेटी को खिलौने देकर बिठाया और धीरे से बोली, मैं नहीं मरी थी, मुझे मरवा दिया गया था। वो भी सिर्फ तुम्हारी नज़रों में। मेरी टांगों में जैसे जान ही ना रही। मैं वहीं सीढ़ी पर बैठ गया। 5 साल पहले वो जनाजा, कब्र, सब एक सवाल बनकर मेरे सामने खड़े थे। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। ऐसा लग रहा था कोई ख्वाब देख रहा हूँ। तभी आयशा ने आवाज़ दी, पापा। मैंने आयशा को देखा। उसकी आंखें मेरी आंखों जैसी थी। अचानक मुझे वो रात याद आई जब मेरी बीवी हॉस्पिटल में थी। वो हामला थी, मगर मुझे बताया गया था कि बच्चा भी नहीं बच सका। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। ये मेरी बेटी है। सानिया ने खामोशी से सर हिलाया, जबकि आयशा मुझे अपनी गुड़िया दिखा रही थी। मेरी दुनिया एक बार फिर बदल रही थी। मैं कुछ देर तक बोल नहीं सका। दिल में खुशी भी थी, सदमा भी, गुस्सा भी। मैंने खुद को संभाला, उससे कहा, सब सच सच बताओ, क्या हुआ था? मेरी बीवी ने आहिस्ता आहिस्ता बात शुरू की। जिस दिन मैं हॉस्पिटल में थी, तुम्हें बाहर बिठा दिया गया था। तुम्हारी अम्मी और भाई अंदर आए थे। डॉक्टर ने कहा था कि हालत नाजुक है, मगर उम्मीद है बच जाएंगे। मैं बेहोश थी। बाद में मुझे मालूम हुआ कि उन्होंने तुम्हें बताया कि मैं नहीं रही। मैं हैरत से सुनता रहा। असल में उन्हें डर था कि अगर मैं बच गई और हमारी औलाद पैदा हुई तो जायदाद में हम हिस्सा मांगेंगे। तुम हमेशा उन्हें अपने सगे भाई और माँ समझते थे और उनके खिलाफ कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। असल में वो लोग तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल कर रहे थे। तुम उन लोगों की बातों में आते रहे थे। उन्होंने मुझे दूसरे शहर के एक निजी हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया। मैं कई हफ्ते वहाँ रही। जब होश आया तो मुझे बताया गया कि तुमने दूसरी शादी कर ली है और हमें छोड़ दिया है। मगर मैं समझ गई थी कि तुम्हारी सौतेली माँ और सौतेले भाई ने यह साजिश रची है। इसीलिए मैं अपनी बच्ची को लेकर दारुल अमान में रहने लगी, क्योंकि मैं जानती थी कि हॉस्पिटल में तुम्हारा भाई मुझ पर नज़र रखे हुए है। अगर मैंने दोबारा तुम्हारी ज़िंदगी में जाने की कोशिश की तो शायद वो मेरी बच्ची को मुझसे छीन लेगा। इसीलिए मैं कुछ साल तक रोपोश हो गई। जब मेरी बच्ची 5 साल की हुई तो मैं वापस आ गई, क्योंकि अब वो लोग भी मुतमिन हो चुके थे। उनको यही लग रहा था उन्होंने मुझे तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल दिया और मैं कभी पलट कर वापस नहीं आऊँगी। असल में मैं सही वक्त का इंतज़ार कर रही थी। मेरा दिल फटने लगा। ये झूठ था। मगर मैंने तो तुम्हें दफनाया था। मुझे तो कब्र दिखाई गई थी। वो तलख मुस्कुराहट के साथ बोली, तुम जानते हो ना, तुम्हारे भाई का जिगरी दोस्त अफसर इसी हॉस्पिटल के सर्द खाने में जॉब करता है। उनके लिए कोई लावारिस ताश लाना मुश्किल नहीं था। तब वाकई मुझे याद आया, इतनी जल्दी जल्दी में कफन दफन किया गया कि मुझे कुछ होश ही नहीं रहा था। मैं पहले ही दुख और सदमे की कैफियत में था। मैं सर पकड़ कर बैठ गया। मैंने तुमसे रब्ता करने की कोशिश की, मगर हर बार रुकावट आई। तुम्हारा नंबर बंद मिलता था। बाद में मुझे मालूम हुआ कि तुम शहर छोड़कर चले गए। सानिया ने थकन ज़दा लहजे में कहा। मैंने गौर से उसे देखा। 5 साल की थकन उसके चेहरे पर वाज़ेह थी। मैंने खुद को काम में डुबो दिया और ख़ुद को मसरूफ़ रखता था। कमरे में खामोशी छा गई। आयशा हमें देख रही थी। मैंने उसे करीब बुलाया। वो हिचकिचाते हुए मेरे पास आई। मैंने उसे गले लगा लिया। वो मेरी बेटी थी, उसकी आंखें हूबहू मेरे जैसी। ये बात मैंने अब नोट की थी। अगले ही दिन मैं अपने घर गया, मगर मेरे घर वाले अपनी बात पर डटे हुए थे। मुझे झूठा साबित कर रहे थे। मगर जब मैंने हॉस्पिटल के कागजात दिखाए जो मेरी बीवी ने संभाल कर रखे हुए थे, तो उनके चेहरे उतर गए। हकीकत खुलकर सामने आ गई। उन्होंने मान लिया कि उन्होंने जायदाद के लालच में ये सब किया था। मैंने वो घर छोड़ दिया। मुझे ऐसी दौलत नहीं चाहिए थी जो रिश्तों की कीमत पर मिले। मैंने अपनी बीवी और बेटी को साथ लिया और एक नया घर ले लिया। दुकान पहले ही मेरी मेहनत से चल रही थी। मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं थी। 5 साल की जुदाई एक दिन में ख़त्म नहीं हुई, मगर हमने नए सिरे से जीना शुरू किया। आयशा अब रोज़ दुकान पर आकर मेरे साथ बैठ जाती।
उसकी मासूम चेहरे को देखकर मैं पुराने ज़ख्म भूल गया। मेरी बीवी अब पहले से ज़्यादा मजबूत है। उसने 5 साल बच्ची की अकेले परवरिश की, जॉब की, हर किस्म के हालात का सामना किया। मुझे उसकी कदर है। मेरी वजह से, मेरी सौतेले रिश्तों की वजह से उसने इतने दुख देखे, मुसीबतें अकेले बर्दाश्त की। अब मैं उसे दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कभी कभार जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता। अभी हम कुछ महीने ही साथ रहे थे कि मेरी बीवी की तबीयत ख़राब रहने लगी। वैसे डॉक्टर के पास ले गया, मुख्तलिफ टेस्ट करवाए, तो पता चला मेरी बीवी को कैंसर है, वो आखिरी स्टेज में है। ये सुनकर मुझे बहुत बड़ा सदमा लगा। ऐसा लग रहा था जैसे एक बार फिर खुशियाँ मुझसे रूठ रही हैं। अब बहुत देर हो चुकी थी। मेरी बीवी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। ज़िंदगी एक बार फिर मेरे लिए आजमाइश बन गई थी। सानिया हर वक्त मुझे कहती थी कि आयशा का बहुत ख्याल रखना। मेरा दिल करता था, अब तो नए सिरे से ज़िंदगी शुरू की थी, कि सानिया मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। शायद हम दोनों की किस्मत में इतना ही साथ लिखा था। कभी कभार सोचता हूँ, अगर इतना ही साथ लिखा था तो वो 5 साल हमारे ज़ाय ना होते। मगर अल्लाह ताला की हर फैसले में कोई ना कोई मसलहत होती है। आयशा को देख देख कर मैं जीता हूँ, मगर सानिया मुझे कभी एक पल के लिए भी नहीं भूलती। यही ज़िंदगी है। इंसान लोगों से तो लड़ झगड़ लेता है, मगर अल्लाह ताला के फ़ैसलों के आगे बेबस हो जाता है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।